हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। और आज हम लोग बच्चा डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्या है, इसी साल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। 2025 जनवरी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी साल जो जनवरी अटेम्प्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, वो सारा हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल का भी अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का 4 लेक्चर करवाया है, जिसमें मैंने 2021, 2022, 2023 एंड 24 एंड 2025 जनवरी अटेम्प्ट का मैंने क्वेश्चन करवाया है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में, ठीक है, जो आपका अभी आने वाला है जनवरी जनवरी के बाद अप्रैल अटेम्प्ट उसमें। उसी तरह अभी नेक्स्ट चैप्टर मैंने उठाया है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले हम लोग 2025 का ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा और कौन कौन सा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्या क्या ट्रिक है, क्या क्या आपको यूज करना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम में, वो सारा हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि 2025 का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 2025 यहाँ पे नहीं लिखा है। ये पूछा गया है क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट वन में। 22 जनवरी शिफ्ट वन में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है। आपका एग्जाम हुआ था जनवरी में 22, 23, 24 एंड 28 एंड 29, 5 दिन आपका एग्जाम हुआ था। और 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो 10 शिफ्ट हो गया टोटल, ठीक है। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन पूछा है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा खासा वेटेज है, मैंने जब देखा तो हमको लग रहा था 5 से 7 क्वेश्चन टोटल मिला के पूछा गया होगा। ये एक एक भी देखेंगे तो 10-12 क्वेश्चन होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 22 जनवरी शिफ्ट वन में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप है। क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है Al पे 3 प्लस, Mg पे 2 प्लस, उसके बाद Na प्लस F माइनस। ये किससे, ये लिस्ट 2 में किससे रिलेटेड है, ये सारा आपको जो है एक बार चेक करके बताना है। आप देखिए ध्यान से, आप अपने से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आसान है इसीलिए बोल रहा हूँ। सॉल्व करिए आप अपने से। आप ध्यान से देखेंगे पहला वाला, तो यहाँ पर देखिए Al3 प्लस लिखा हुआ है, Mg पे 2 प्लस लिखा हुआ है। आपको ये दिख रहा होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। दिख रहा है कि नहीं बताइए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मैंने आपको बार बार बताया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर दिया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया हुआ है, तो अगर आप रेडियस का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस का बात करेंगे, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा। एटॉमिक नंबर जितना ही ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही कम होगा। ये ट्रेंड होता है। तो बताइए तो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर कम है तो रेडियस ज्यादा है। एटॉमिक नंबर देखिए, ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर है, इक्वल टू का साइन नहीं है ये ऑर्डर मैंने लिखा है, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो रेडियस जो होता है हमारा, जो रेडियस हमारा होता है, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर देखिए, फ्लोरीन का है कम तो एटॉमिक रेडियस का ज्यादा होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है पहले वाला का, जो है पहले वाला का हो जाएगा आपका ये एटॉमिक या आयनिक रेडियस बोल सकते हैं, ये आयनिक रेडियस, ठीक है। पहले का हो गया फोर्थ, पहले का हमारा हो गया फोर्थ, ठीक है। दूसरा देखिए तो, दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन। तो ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर नहीं है। अगला अगर हम लोग बात करेंगे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यस, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू होता है 3 के अप्रोक्स, 2.9, तो 3 के अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं। अगला अगर हम लोग बात करेंगे सल्फर का, तो सल्फर का 2.5 के अप्रोक्स होता है, क्योंकि कार्बन और सल्फर का बराबर होता है, कार्बन सल्फर आयोडीन, कार्बन सल्फर आयोडीन याद रखेंगे। कार्बन सल्फर, मैं आपको लास्ट में ट्रिक बता दूंगा कौन कौन सा वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू इक्वल होता है। जैसे कार्बन का होता है, मतलब कार्बन का, सल्फर का, आयोडीन का इक्वल होता है 2.5। क्लोरीन और नाइट्रोजन का इक्वल होता है, बेरिलियम और एल्युमिनियम का इक्वल होता है। तो ये सब मैं आपको जो है लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सल्फर आ गया। उसके बाद फास्फोरस, यस, हिमाचल, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, हिमाचल प्रदेश, तो Hp मतलब हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों का बराबर होता है, तो इसका 2.1 होता है। और उसके बाद सिलिकॉन का आ जाएगा, सिलिकॉन का कम ही होगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू बढ़ता है,
ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर सही है, ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो लास्ट वाला है ये इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर। अगला देख लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर ध्यान से देखेंगे तो पोटासियम का सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, ये सबसे नीचे है। ये सबसे ये मतलब फोर्थ पीरियड का बोल सकते हैं, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद बोरन, एकदम सही है, ये मेटालिक कैरेक्टर है ये, देखिए ध्यान से, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बचा हुआ ऑप्शन हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। देख लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लीजिए सेकंड पीरियड का। आपको पता है नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था क्रॉस लगाने के लिए। चलिए मैं लिख के बताता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और मैंने आपको बताया था क्या करना है, एक छोड़ के एक क्रॉस लगा देना है, एक छोड़ के एक क्रॉस लगा देना है, एक छोड़ दिए एक क्रॉस लगा दिए। अरे लिथियम को छोड़ दिए, बेरिलियम बोरोन में क्रॉस लगा दीजिए, कार्बन को छोड़ दिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्रॉस लगा दीजिए। अब जो आपका ऑर्डर आएगा एकदम सही ऑर्डर आ जाएगा। तो लिथियम के जगह पे लिथियम लिखिए, बेरिलियम के जगह पे बोरन लिख दीजिए, और बोरन के जगह पे बेरिलियम, जो क्रॉस हमने लगा दिया। कार्बन के जगह पे कार्बन, नाइट्रोजन के जगह पे आप लिख दीजिए, नाइट्रोजन के जगह पे आप लिख दीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन, और ये फ्लोरीन। और ऑर्डर आपको क्या, आपका क्या होता है बताइए? लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाता है तो बढ़ता है। इसीलिए नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, देखिए नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा यहाँ, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ दोनों में है, ये तीन में है। दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, इसमें भी है इसमें भी है। चलिए तो ये दोनों में से कोई होगा। उसके बाद थर्ड, सी का थर्ड या सी का सेकेंड, क्या होगा? सी का सेकेंड, सी का सेकेंड मतलब थर्ड ऑप्शन। और डी का थर्ड, डी का थर्ड एकदम सही है। देखिए तो ये ऑप्शन सबका आ रहा है, ये सबका आ रहा है, देखिए तो बेहतरीन तरीके से ये सबका आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बताया, पहला वाला क्वेश्चन देखिए, पहला वाले का क्या था, ये था हमारा आयनिक रेडियस बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस बोल सकते हैं। तो आयनिक रेडियस आप याद रखेंगे, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक रेडियस। इसीलिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। और आपको पता भी है माइनस चार्ज आने के कारण से रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने के कारण से साइज बड़ा होता है। ठीक है, रिपल्सन बढ़ने के कारण से साइज बड़ा होता है, और पॉजिटिव चार्ज कारण से साइज छोटा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ठीक है। और ये आपका देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? तो एकदम आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, और जहां पर इनकरेक्ट लिखा है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो पता चला एग्जाम में करेक्ट मार्क के आगे, अगर इनकरेक्ट पूछा है तो एक ही इनकरेक्ट होगा, तीन करेक्ट होगा तो तीन करेक्ट में धरपत हम लोग देख लिए, करेक्ट वाला देख के मार दिए। ऐसा नहीं करना है। इनकरेक्ट आपको पूछा है, इनकरेक्ट आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट ही मारना है। ये गलती से यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 22 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट? देखिए पिछला वाला क्वेश्चन भी वही था, 22 जनवरी शिफ्ट 1, ये भी वही का क्वेश्चन है। कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर इनकरेक्ट है? तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर बताइए तो। पहले देख लेते हैं करेक्ट कौन कौन सा है। देखिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4 होता है। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 3.5, क्लोरीन का बात करेंगे तो 3, और सल्फर का बात करेंगे तो 2.5। एकदम सही ऑर्डर है ये। इसका होगा 4, इसका होता है, इसका होता है 3, इसका 3.5, इसका होता है 3, इसका होता है 2.5। एकदम सही ऑर्डर है ये, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता ही देता हूँ। देखिए किस किस का सेम होता है, हाइड्रोजन और फोस्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सेम होता है, और वो बराबर होता है 2 पॉइंट, हाइड्रोजन 2.1 के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद बेरिलियम और एल्युमिनियम का सेम होता है, और उसका किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां शुरू कीजिए, लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, बोरन का 2, कार्बन का 2.5, 0.5 से बढ़ाते जाना है। नाइट्रोजन का हो जाएगा 3, ऑक्सीजन का हो जाएगा 3.5, और फ्लोरीन का हो जाएगा 4।
मैं जितना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अभी बताऊंगा उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना अगर आपको याद हो गया एक बार, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आपको याद हो गया। अच्छा, याद करना है क्या, नहीं करना है, आपको सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का नाम लिखना है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और आपको 1 से स्टार्ट करना है और 0.5 बढ़ाते जाना है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। 0.5 से आपको बढ़ाते जाना है। 1 से स्टार्ट करना है, 0.5 से बढ़ाते जाना है। इतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू आपको जो है याद हो गया, आपको लिखना आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया बेरिलियम और एल्यूमिनियम का सेम होता है, तो बेरिलियम का है 1.5, तो एल्यूमिनियम का भी 1.5, दोनों का होगा। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, एचपी, एचपी का दोनों का क्या होता है, सेम, हाइड्रोजन और फास्फोरस का, इसका भी होता है 2.1। उसके बाद कार्बन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन तीनों का सेम होता है और तीनों का 2.5 के बराबर होता है, क्योंकि हमको कार्बन का पता है तो सबका प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एन और सीएल, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसका भी सेम होता है और इसको इसका 3 के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रिक क्या है, बेटा अली, क्या है ट्रिक, बेटा अली ने हिमाचल प्रदेश में, बेटा अली ने हिमाचल प्रदेश में कसाई को, सी एस आई, कसाई, सी एस आई, कार्बन सल्फर आयोडीन, कसाई को नकल करते हुए पकड़ा, नकल करते हुए पकड़ा। देखिए कितना आसान ट्रिक है, कितना इजी ट्रिक है। क्या याद रखना है, बेटा अली। इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि बेरिलियम का जो, नहीं, एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में बेरिलियम था, बोरन था, कार्बन था, तो आपको बेरिलियम लगाना था। ठीक है, तो बेटा अली ने, बेटा अली का सेम होगा, हिमाचल प्रदेश एचपी, इसका सेम होगा, कसाई को सी एस आई, नकल करते हुए पकड़ा। बेटा अली ने हिमाचल प्रदेश में कसाई को नकल करते हुए पकड़ा। बस इतना आप याद रखिए, सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो ये वाला तो, फोर्थ वाला तो करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट चाहिए। सेकेंड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं, कोई भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नाइट्रोजन का तो सबसे ज्यादा होगा इसमें, जितना दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का होता है आपका कितना, 3 होता है। नाइट्रोजन का हमारा होता है 3। चलिए, कार्बन का बात करेंगे तो 2.5 होता है, कार्बन का बात करेंगे तो 2.5 होता है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में किसका ज्यादा होगा, तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, तो किसका ज्यादा होना चाहिए, सिलिकॉन का ज्यादा होना चाहिए। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में, ये भी सही है, ये भी आपका एकदम सही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है ना, तो इसका ज्यादा, ये भी एकदम आपका सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों सही है। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, नाइट्रोजन, बोरन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, बोरन, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो आप बताइए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 3, बोरन का यहां से देख लीजिए, बोरन का यहां से देख लीजिए, बोरन का वैल्यू यहां से देख लीजिए, बोरन का वैल्यू 2 है, बोरन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना है, 2 है, तो बोरन का आपका आ गया 2, बेरिलियम का आ गया 1.5 और मैग्नीशियम का उससे कम होगा, 1 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, मतलब गलत ये है, मतलब यही आपको आंसर लगाना है, यही आपको आंसर लगाना है। ये सब एक बार जो मैं हटा देता हूँ, ये सब एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टिक लगा के दिखा देता हूँ। देखिए हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर जो है ये है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर है, क्योंकि फर्स्ट वाला ही इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट पूछा है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखिए, तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का होता है 3, बोरन का होता है 2, देखिए यहाँ पर मैंने सारा वैल्यू लिखा है। मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का किसका ज्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का आपको पता भी है, एल्यूमिनियम का 2 एल्यूमिनियम का 1.5 होता है, बेरिलियम के बराबर, और मैग्नीशियम का बहुत कम होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, 0.9 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो 3 करेक्ट था, एक इनकरेक्ट था, तो कौन सा इनकरेक्ट था, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट था, वही आंसर होगा। बस इतना ही आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू याद रखना है। लिथियम से फ्लोरीन तक लिखिए और 0.5 से बढ़ाते जाइए, 1 से शुरू कीजिए, 0.5 से बढ़ाते जाइए, 4 तक जाएगा। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो हमारा होता है, ये हमारा फ्लोरीन होता है। उसके बाद ट्रिक याद करने का क्या है, बेटा अली ने हिमाचल प्रदेश में कसाई को नकल करते हुए पकड़ा। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा किस किस का सेम होता है, इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन शिफ्ट टू में पूछा है 22 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। अच्छा, पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास करेंगे, तो इस टाइप का कुछ पीरियोडिक टेबल आपका दिखता है। ठीक है,
इस टाइप का कुछ हम हमारा पीरियोडिक टेबल दिखता है। इस टाइप का कुछ पीरियोडिक टेबल हमारा दिखता है। देखिए ये पीरियोडिक टेबल हमारा है। तो ये पीरियोडिक टेबल है, तो राइट लेफ्ट कौन सा हो गया? राइट लेफ्ट कौन सा हो गया? ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये, और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये डी ब्लॉक होता है, ये बी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर आपको नॉन मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉन मेटल। यहाँ पर आपको नॉन मेटल मिलेगा, मेटलॉइड मिलेगा, नीचे में थोड़ा मोड़ा मेटल भी मिलता है। तो नॉन मेटल ये राइट साइड है ना बच्चा, ये क्या है? राइट साइड है, पीरियोडिक टेबल का राइट साइड है। ये राइट साइड है। और ये हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है मेटल। लेफ्ट साइड में आपको मिलता है मेटल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए यहाँ पर क्या होता है? मेटल। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको यहाँ पर मेटल मिलेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर पोटासियम, यहाँ पर रुबेडियम। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम अगर हम लोग किसका बात करेंगे? लेफ्ट का बात करेंगे, तो यहाँ पर मेटल बनता है, मेटल रहता है। और मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। पहला वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट साइड बोल रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। लेफ्ट साइड बोल रहा है एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। ये सही है क्या? ये गलत है। एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनता है। क्या बनता है? बेसिक ऑक्साइड बनता है। बेसिक ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन से जब मेटल रिएक्ट करता है तो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। यस। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट सेकंड। एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट साइड। एकदम सही है। राइट साइड, राइट साइड का एलिमेंट, राइट साइड का जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा? ये एसिडिक नेचर का होगा। ये एसिडिक नेचर का होगा। ये एसिडिक का नेचर का होगा। वाटर से रिएक्शन करेगा, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। वाटर से रिएक्शन करेगा, H प्लस आयन फर्निश करेगा, और ये एसिडिक होता है। एकदम सही है। स्टेटमेंट वन जो है गलत है, और स्टेटमेंट टू जो है बिल्कुल सही है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के इस साइड, राइट लेफ्ट अगर आप लोग देखेंगे, ये जो राइट साइड है हमारा, ये वाला हमारा राइट साइड हुआ। तो राइट साइड में हमारा क्या है? राइट साइड में हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हमारा एसिडिक बनाता है। और मेटल जो हमारा लेफ्ट साइड में है ये हमारा बेसिक बनाता है। पहला स्टेटमेंट क्या बोला? कि एलिमेंट जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब मेटल का बात कर रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब मेटल का बात कर रहा है। तो मेटल जो होता है हमारा, मेटल जो हमारा होता है बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ना कि एसिडिक ऑक्साइड। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। पहला वाला सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत है, और सेकंड वाला सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए चलिए, ये इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है? नायोबियम एंड रुदेनियम हैज एक्स एंड वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एनबी, एनबी और आरयू ये कौन से ग्रुप का है? एनबी और आरयू कौन से ग्रुप का है? तो उसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया होगा। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है बहुत बार। देखिए, वो नसीब था, वो नसीब था, टेंटल, वो नसीब था। और मैंने आपको बताया है फे रू अस, ये फ्लोरीन, मतलब क्या बोलते हैं, आयरन वाले, फे मतलब आयरन वाले फैमिली का है ये। और ये वेनेडियम वाले फैमिली का है, वेनेडियम वाले फैमिली का है। और आपको एटॉमिक नंबर अगर पता करना है तो यहाँ से पता कीजिए। क्रिप्टन के बाद, क्रिप्टन के बाद इधर आएगा। इधर मतलब दो आपका फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का आ जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम वाले फैमिली, स्कैंडियम, टिटेनियम, उसके बाद वेनेडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 41, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 44। ठीक है। तो एनबी का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रिप्टन के हिसाब से, तो ये हमारा क्रिप्टन हो जाएगा, जिसका 36 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, और हमारा हो जाएगा। और उसी तरह आरयू का भी लिखेंगे, आरयू का भी। तो ये क्रिप्टन हमारा हो गया। उसके बाद 4d4 और 5s1, इसका भी, क्योंकि 5d सीरीज का हो, 5d सीरीज का है, मतलब 4d सीरीज का है ये। ठीक है, 4d7 और 5s1, 5s1। ठीक है, देख लीजिए, आप मिला लीजिए।
यहाँ से एटॉमिक नंबर देखिए, इसका यहाँ तक तो 36 एलिमेंट फिल हो गया ना, यहाँ तक 36 एलिमेंट फिल हो गया। 36 और ये 7 कितना हो गया, ये 13 और ये 14। देखिए, और 36 में ये 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन ये जोड़ दीजिए। उसी तरह यहाँ तक तो 36 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया क्रिप्टन तक। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 41, इसका एटॉमिक नंबर 44। तो 4D में बोल रहा है कि जो नायोबियम के 4D में जितना एलिमेंट है उसको एक्स बोल रहे हैं, और रुदेनियम के 4D में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको वाई बोलते हैं। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा। तो नायोबियम के 4D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और रुदेनियम के 4D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 4 11, आंसर कितना हो जाएगा, 11। आंसर कितना हो जाएगा, 11। आंसर हो जाएगा 11। आंसर हो जाएगा 11। देखिए ध्यान से देखिए, आंसर 11 हो जाएगा कि नहीं, आसान है कि नहीं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछ दिया है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेसिक है और एकदम मस्ट है, आपको सीखना ही चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आप सीखिए, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख के उस तरह से लिखेंगे तो आपका आसान होगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। फॉर अ गिवन सेल टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज गिवन बाय एन स्क्वायर। कोई भी सेल है, कोई भी गिवन सेल है, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, सेल मतलब ऑर्बिट। तो कोई भी गिवन सेल है उसके लिए कितना सबसेल होगा, सबसेल पूछा है क्या, ऑर्बिटल पूछा है, कितना होगा उसके लिए एन स्क्वायर हम लोग रूल फॉलो करते हैं। देखते हैं सही है कि नहीं। सपोज अगर हम लोग सपोज के सेल का बात करेंगे, के सेल बोले तो एन बराबर 1। तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, के सेल में कितना ऑर्बिटल होगा वो एन स्क्वायर से निकालते हैं। तो एन का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1। तो के सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, आपको पता है, 1s होता है, और s में एक ही घर होता है। उसी तरह एल सेल का बात करते हैं। एल सेल के लिए एन बराबर हो जाएगा 2। अरे सेल नंबर लिख रहे हैं बस, के लिए एन बराबर 1, एल के लिए एन बराबर 2। तो इसका अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना चाहेंगे, तो एन स्क्वायर रूल सही होगा क्या, 2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इस बार एन का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपको पता है कि एल सेल में होता है 2s और 2p दोनों होता है, 2s और 2p दोनों होता है, और s में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, मतलब 3 घर। तो देखिए 4 टोटल हो गया, टोटल 4 हो गया, एकदम सही है। उसी तरह अगर हम लोग m का बात करेंगे, के एल एम, m का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा n बराबर 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 सही है क्या, यस। देखिए 3s भी होता है, 3p भी होता है, और 3d भी होता है, 3s भी होता है, 3p भी होता है, और 3d भी होता है। और देखिए s में एक घर, p में 3 घर, और d में 5 घर। तो 5 3 8 1 9, एकदम सही है। पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला वाला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। किसी भी गिवन सेल के लिए अगर आपको ऑर्बिटल का संख्या निकालना है, तो उस सेल का जो नंबर है उस पे स्क्वायर कर दीजिए, वही उसका ऑर्बिटल का संख्या हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, फॉर एनी सबसेल द स्पाटियल स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय -L2 प्लस है, यह सही है, इंक्लूडिंग जीरो। अरे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो जो क्या बोलते हैं, सबसेल, सबसेल का ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसेल का ओरिएंटेशन बताता है स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है। जिस तरह हम लोग अगर याद करेंगे, अगर पी ऑर्बिटल याद करते हैं, पी ऑर्बिटल में 3 घर होता है, ठीक है। तो पी के लिए आपको पता है, पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, पी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, पी के लिए एल का वैल्यू होता है, एल का वैल्यू होता है 1। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो जाएगा, एम एल हो जाएगा -1 टू +1, तो -1 0 1। तो ये हो गया आपका -1, ये आपका 0, ये आपका हो गया 1। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक है पी एक्स ऑर्बिटल, एक हमारा होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का, या बोल सकते हैं सबसेल का स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेशन होगा। तो एकदम बच्चा ये भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, थर्ड
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। पहला स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी सेल के लिए नंबर ऑफ आपको ऑर्बिटल निकालना है तो एन स्क्वायर कर दीजिए, सही है, और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 एन स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऑर्बिटल निकालना है किसी भी सेल में तो एन स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 एन स्क्वायर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्पेस में ओरिएंटेशन होता है सब सेल का जो ओरिएंटेशन होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिस तरह से हम लोग डी में करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उसके बाद डी मतलब डी जेड स्क्वायर। इस तरह से जो ओरिएंटेशन होता है, ये ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, जिसका वैल्यू -L2 + L होता है। ठीक है, एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। चलिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 23 जनवरी शिफ्ट 2 में। ठीक है, सारा 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स का, कार्बन फैमिली का आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विथ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। सबसे पहले मैं एलिमेंट का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बन। कहे सीता जी, सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ग्रुप 14 को इस तरह से आप लोग जो है याद कर सकते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये ग्रुप 15 है, ये ग्रुप 15 है। ठीक है, इसमें से सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है एसएन का। सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारा एसएन का होता है। इसको आप पी ब्लॉक से भी रिलेट कर सकते हैं, पी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यही पर करा देता हूँ। ठीक है, तो आपको निकालना है मेनली एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको मैजिक नंबर यूज करना होगा। मैजिक नंबर जो मैंने आपको बताया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, और एक और 32 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैजिक नंबर कौन सा यूज होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 6। 6 में आप 8 यूज कर लीजिए, 6 में आप 8 यूज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 + 6 14। ठीक है, 14 में आप जो है 18 यूज कर लीजिए, अगला 18 यहां से, ये 8 के बाद ये दोनों यूज नहीं होगा इसमें, 18। तो इसमें अगर आप 18 यूज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4, 8 और ये 4, 8 और ये 4 कितना हो जाएगा? 12 का 2, और 1 1 2 हो जाएगा, और ये 3 32 रीड हो जाएगा पक्का। 32 होगा या 34 होगा? 8 और 6, ठीक है। ये 14 हो गया, ये 14 होता ही है। जर्मेनियम का बात करेंगे तो हाँ ठीक है, 32। उसके बाद एसएन का अगर हमको निकालना है तो 32 में आप जोड़ दीजिए अगला 18, 32 में आप जोड़ दीजिए अगला 18, तो ये आपका हो जाएगा 50। देखिए तो 50 हो रहा है, 50 हो रहा है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। 50 है कहीं पे? यस, 50 यहाँ पे है। एसएन का, एसएन का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। एसएन का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप याद रखेंगे हमेशा, याद रखेंगे, ठीक है। और एसएन का लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी होता है, एसएन का लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी होता है। वैसे पीबी का होना चाहिए, एसएन का होता है ड्यूटी लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, बताएंगे आगे, आगे इस पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे एसएन। और एटॉमिक नंबर कैसे निकाले? मैजिक नंबर से। 8 18 18 8 किए तो निकल गया। इसमें फिर से आप जो है 50 में, 50 में आप यहाँ पर 32 ऐड करेंगे, 50 + 32 आप करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका 82 आ जाएगा। तो सारा एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ था, 6 14 50 82, 6 14, और उसके बाद 32 भी है जर्मेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये भी एक इजी क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था। बस आपको देखिए, अब मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं पता है, पी ब्लॉक में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर आप मतलब आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं बताया गया है तो पी ब्लॉक में आपको बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा, जब मोसले ने क्या किया था, मोसले ने क्या किया था जब अपना ग्राफ बनाया था, उन्होंने एटॉमिक नंबर को लेके ग्राफ बनाया था, एटॉमिक नंबर को रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, इस तरह से रूट भी और एटॉमिक नंबर जेड का ग्राफ बनाया था, और उन्होंने इस तरह का ग्राफ पाया था।
रूट वी और फ्रीक्वेंसी का। उन्होंने देखा जो ट्रेंड है, जो पीरियोडिसिटी है, वो एटॉमिक मास पे ना डिपेंड करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, जिसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। जैसे जब मेंडली पीरियोडिक टेबल बना था तो बहुत सारा समस्या था उसमें, बहुत सारा प्रॉब्लम था उसमें, आइसोटॉप्स का पोजीशन नहीं था, ठीक है, बहुत सारा एलिमेंट जो सिमिलर मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है वो डिफरेंट ग्रुप में था, और डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में सेम ग्रुप में था। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया जब मोस्ले ने क्या किया, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, और उन्होंने रूट ओवर फ्रीक्वेंसी और जेड का क्या किया, ग्राफ बनाया। और तो उन्होंने पाया कि जो ट्रेंड है, जो पीरियोडिसिटी है, जो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है सर्टेन इंटरवल के बाद, वो एटॉमिक मास पे नहीं एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये है। तो अब पढ़ते हैं कि क्या आपका जो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया। देखिए बोल रहा है, प्लॉट ऑफ रूट वी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड वर्सेज एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन। नहीं, ये गलत है, एटॉमिक मास का नहीं, एटॉमिक नंबर का स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर आप रूट ओवर वी और एटॉमिक मास का अगर आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, किसी इस तरह से ग्राफ होगा। देखिए इस तरह से ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, एटॉमिक मास पे तो स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं। अगला बोल रहा है कि प्लॉट ऑफ भी फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर इज स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है। सर आपने तो अभी बताया कि स्ट्रेट लाइन होता है। नहीं, मैंने रूट ओवर फ्रीक्वेंसी बताया है, क्वेश्चन में देखिए वी है बस, क्वेश्चन में बस वी है, यही सब गलत है, गलती करेंगे आप छोटा छोटा। इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, रूट ओवर वी और जेड का, रूट ओवर वी और जेड का स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये गलत है, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, बोथ, थर्ड ऑप्शन। देखिए इतना आसान क्वेश्चन था, एक ही चीज आपको ध्यान रखना था कि जब मोस्ले ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, रूट ओवर वी और जेड का ग्राफ बनाया था, और उन्होंने देखा रूट ओवर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, मतलब जो पीरियोडिसिटी है, जो ट्रेंड है, जो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है सर्टेन इंटरवल के बाद, वो एटॉमिक मास पे ना डिपेंड करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और उन्होंने ग्राफ देखा इस तरह का, इस तरह का कुछ ग्राफ देखा। ये बट यहाँ पर पहला ऑप्शन ही बोल रहा है कि रूट ओवर वी को अगर एटॉमिक मास से करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं आएगा, इस तरह ग्राफ आएगा। उसके बाद बोल रहा है सेकंड में कि वी और जेड का नहीं, अंडर रूट वी और जेड का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा था 23 जनवरी शिफ्ट 2 में। अगला क्वेश्चन पेपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये भी एक बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको आप पी ब्लॉक से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक से भी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। चलिए क्वेश्चन क्या है, द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। बोल रहा है कि ऑक्सीजन और सल्फर में का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें लार्ज डिफरेंस है, इसका कारण क्या है। तो आपको पता होगा जो सल्फर हमारा होता है वो S8 में एग्जिस्ट करता है, क्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मुकुट, मुकुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको पढ़ाया होगा पी ब्लॉक में। और ऑक्सीजन क्या होता है, डायमेरिक होता है, O2, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर देखिए 8 सल्फर एक आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, एक 8 सल्फर एक एक आपस में बॉन्ड बनाया है, 8 सल्फर एक आपस में बॉन्ड बनाया है, 8 सल्फर 8 सल्फर एक साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सल्फर का बहुत ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सल्फर का बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और सल्फर का बहुत ज्यादा होगा क्योंकि S8 में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन डायमेरिक होता है O2 में। तो एटॉमिक साइज के कारण नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नहीं, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी के कारण नहीं, एटॉमिसिटी के कारण, एटॉमिसिटी के कारण। एटॉमिसिटी मतलब होता है कितना एटम जुड़ा हुआ है एक एटम से, इसका एटॉमिक सिटी 2 है, इसका एटॉमिक सिटी 8 है। समझ रहे बात, कितना आसान क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, देख के आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका डायमेरिक होता है, O2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, ना, जबकि आप S8 को तोड़ने जाएंगे तो इसमें बहुत सारा बॉन्ड है, ठीक है, 8 सल्फर लिंक है एक दूसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बार बार क्लास में करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने बार बार क्लास में करवाया है, और आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया गया है, 5 आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया गया है, द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर दिस 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 दिस,
respectively. By using the above value, predict the group in which the above element present. आपको ग्रुप प्रिडिक्ट करना है जिसमें ये above element प्रेजेंट होगा। कौन से ग्रुप में? आपको 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है 800, आपको दिया हुआ है 2427, आपको दिया हुआ है 3658, उसके बाद 25024। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा। अगर आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ, सक्सेसिव का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले उसी एटम में से, उसके बाद तीसरा लगातार, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, और जितना आयनाइजेशन एनर्जी लगा ये सारा को नोट कर लिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का लार्ज गैप आपको मिलेगा, जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का आपको लार्ज गैप मिलेगा, वहां पर क्या होगा, सेल चेंज हो गया होगा, वहां पर सेल चेंज हो गया होगा। तो 800 से 2000 जाना, डबल से थोड़ा ज्यादा है। 2000 या 2500 से 3600 जाना, डबल लगभग बोल सकते हैं या उससे कम ही है। और 3000 से 25000 जाना, ये लार्ज गैप है। ये ध्यान से देखिए, 3000 से 25000 जाना, ये हमारा लार्ज गैप होता है, ये हमारा लार्ज गैप होता है। 3000 से 25000 जाना, ये लार्ज गैप है। ये क्या है हमारा, ये लार्ज गैप है। और जब आपका आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप दिखे, तब आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर सेल चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, सेल चेंज हो रहा है। तो इसीलिए 36,000 मतलब 3658 से अगर यहाँ पर देखेंगे 25,000 और 24, इसमें लार्ज गैप है, इसमें हमारा क्या है, इसमें लार्ज गैप है। तो यहां पर देख सकते हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो 800 लगा, दूसरा निकाले तो 2000 लगा, तीसरा निकाले तो 3000 लगा, और चौथा निकाले तो 25000 लगा। मतलब कहने का मतलब, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ये आसान है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और चौथा जब ही हम निकालने जा रहे हैं, सेल चेंज हो रहा है, सेल चेंज हो रहा है। मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा किस ग्रुप के एलिमेंट में होता है, तो ऐसा होता है बोरन फैमिली में। बोरन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा जर्मेनियम नहीं, गैलियम ना, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, गैलियम, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला? अरे 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज गैप दिखे, तो आप समझ, जैसे आपको मैं बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं। बोरॉन का क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p1। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस ये 2p1 का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब हम ये इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, देखिए सेल चेंज हो गया। पहले हम सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ 2p से निकाल रहे थे, 2s से निकाल रहे थे। अब हम निकालने जा रहे हैं 1s से, मतलब सेल चेंज हो गया। पहले हम लोग निकाल रहे थे एल सेल से, अब निकालेंगे के सेल से। तो के सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो लार्ज गैप अगर आपको दिख जाए, तो आप समझ लीजिएगा सेल चेंज हो गया। तो इसका वैलेंसी 3, तो वैलेंसी 3 कौन से ग्रुप का होता है, 13 ग्रुप का होता है, 13 ग्रुप का होता है। तो इसीलिए इसे हम लोग ग्रुप पता लगा लिए, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी of Pb is greater than Sn। ओ, देखते हैं क्या है। ग्रुप 14 दिया हुआ है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। आपको पता है, अगर प्रॉपर्टी का बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, और बाकी तीनों प्रॉपर्टी, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो,
तीनों का तीनों ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा, तीनों का तीनों ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा। याद रखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस सिर्फ ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। बाकी तीनों प्रॉपर्टी, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, हमेशा याद रखेंगे। लेफ्ट टू राइट पीरियड का बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और बाकी तीनों प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। चलिए, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो गया। तो पहले दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीई इज ग्रेटर देन एसआई। जीई का बोल रहा है ज्यादा होगा एसआई से, नहीं ऐसा, जीई का ज्यादा होगा एसआई से, एसआई का ज्यादा होगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीई इज ग्रेटर देन एसआई, जीई का ज्यादा नहीं होगा, एसआई का ज्यादा होगा। तो ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये तो गलत है। जीई का ज्यादा नहीं होगा, एसआई का ज्यादा होगा। और टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज करता है। यहाँ पर जो है जीई का ज्यादा होगा, ठीक है, जीई का ज्यादा होगा, जीई का ज्यादा होगा एसआई से। अरे जीई का नहीं, एसआई का ज्यादा होगा, सॉरी, एसआई का ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूँ, टॉप टू बॉटम अगर हम लोग आते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज का मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, तीनों प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। तो सिलिकॉन का ज्यादा है, सिलिकॉन का ज्यादा है जर्मेनियम से। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीई, जीई इज ग्रेटर, तो जीई का ग्रेटर नहीं होता है। अगला, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीई इज ग्रेटर देन, पीबी इज ग्रेटर देन एसएन। एसएन और पीबी में किसका ज्यादा होगा, एसएन और पीबी में किसका ज्यादा होगा, ये नॉर्मल ट्रेंड है। अगर आप एक्सेप्शन जाएंगे, एक्सेप्शन देखेंगे तो ये ट्रेंड हो जाएगा आपका, ये ट्रेंड हो जाता है। एसएन का सबसे कम होता है, एसएन का सबसे कम होता है, ठीक है, एसएन का सबसे कम होता है। ये 708 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। पीबी का देखेंगे तो उसी जगह पे 716, इस तरह से 715 16 करके हो जाएगा, ठीक है। तो पीबी का ज्यादा होता है, एसएन का कम होता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिंपल सा ट्रेंड आपको याद रखना है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाएंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लेकिन एसएन का सबसे कम होता है। देखिए ऑर्डर मैंने कैसे लगाया है, एसएन का सबसे, एसएन को यहाँ पर ला दीजिए, एसएन का सबसे कम होता है, एसएन का सबसे कम होता है। तो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन एसएन। पीबी का बोल रहा है ज्यादा होगा, पीबी का ज्यादा होगा एसएन से, एकदम सही है, पीबी का ज्यादा होगा एसएन से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। देख लीजिए, देख लीजिए आराम से, मैंने क्या बोला, फिर से एक बार सुनिए। किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, बाकी तीनों प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। उसी तरह अगर कार्बन फैमिली में भी देखेंगे तो देखिए डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेज, डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है। बट एसएन और पीबी में पीबी का ज्यादा होगा, एसएन और पीबी में पीबी का ज्यादा होगा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट दिया हुआ है और मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बस, आसान क्वेश्चन है। देखिए, देखिए टिटेनियम है यहाँ पे, टिटेनियम पे 3+, तो टिटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम पे है 2+, आपको नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बस निकालना है। निकेल पे है 2+, और स्कैंडियम पे है 3+। सबका एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। टिटेनियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 22, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 23, और निकेल का होता है 28। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ठीक है। चलिए, अब आपको लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। तो आर्गन लिखिए सब में, सब में आर्गन लिखिए, मतलब सब में आर्गन लिख दिए मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फील हो गया। सब में आर्गन लिख दिए मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फील हो गया। सब में आर्गन लिख दिए मतलब क्या हो गया बच्चा, 18 इलेक्ट्रॉन फील हो गया। सब में आर्गन लिख दिए मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फील हो गया। उसके बाद आप लिखिए 4s2, 4s2, 4s2। तो 18 और 2 देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो 20 इलेक्ट्रॉन अभी तक फिल हो चुका है। अब देखिए ये 22 है तो हो जाएगा 3d2। अब देखिए ये 23 है तो ये हो जाएगा 3d3। अरे 20 के बाद कितना ज्यादा है, ये 3d, ये हो जाएगा 3d8।
28 है, तो ये हो जाएगा 3d1। अब देखिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना कितना है, सब पे कितना प्लस है, सब पे कितना प्लस है, सब पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4s0। पहले 4s से निकालेंगे और उसका यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हटा के 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। उसी तरह वेनेडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, वेनेडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या कीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, 4s में से बस निकाल दीजिए, 4s आप जीरो कर दीजिए, 4s आप जीरो कर दीजिए, बस 3d3 हो गया। उसी तरह निकेल Ni2+, इसमें से भी 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बस इलेक्ट्रॉन निकाल के जीरो कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के 4s जीरो कर दीजिए। 3d में से तो नहीं निकलेगा, 2 ही निकालना था। स्कैंडियम में से 3 निकालना है, तीनों निकाल दीजिए, तीनों निकाल दीजिए, 4s में से 2 और 3d में से 1, खत्म, दोनों में जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो हो ही गया। स्कैंडियम का जीरो हो गया, लगा लेते हैं, स्कैंडियम का हो गया जीरो, स्कैंडियम का हो गया जीरो। देखिए जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा। 1 होगा तो 1 पॉइंट कुछ होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 पॉइंट कुछ होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 पॉइंट कुछ होगा। चलिए इसमें देखिए डी में अगर इलेक्ट्रॉन भरना हम लोग चाहेंगे, 5 घर बना देंगे ऐसे ऐसे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1 पॉइंट कुछ होगा, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 पॉइंट कुछ होगा। क्या है, टिटेनियम, टिटेनियम पे 3 प्लस, तो 1 पॉइंट कुछ होगा, तो 1.73। याद रखेंगे, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट कुछ, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट कुछ। उसी तरह वेनेडियम पे देखिए 3d3 है, 3d3 है, मतलब डी में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, 3d3 है, 3d3 है, 3d3 है। देखिए 5 घर मैंने बना दिया, तो इसका बना रहा हूं, देखिए इसका बना रहा हूं, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां देंगे, ठीक है। अरे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उसके बाद तो पेयरिंग करते हैं। तो सिंगल सिंगल देखिए यहाँ पर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 पॉइंट कुछ होगा, 3 पॉइंट कुछ होगा, किसका, वेनेडियम का, वेनेडियम का 3 पॉइंट कुछ होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं इसका 3d8, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहले घर बना लीजिए, 5 घर बना लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 5 हो गया ऐसे। 5 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को, तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद पेयरिंग करेंगे 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए आपको 2 दिख रहा है, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बस देखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं देख लेना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड सिंगल सिंगल किसमें है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट कुछ होगा। अरे हमेशा आप याद भी रखिएगा इस चीज को, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, बस आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना पॉइंट कुछ उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 था, तो 1 पॉइंट कुछ हो गया, 1 पॉइंट कुछ हो गया Ti3+ के लिए। इसमें वेनेडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 था, तो 3 पॉइंट कुछ हो गया वेनेडियम के लिए। निकेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 था, तो 2 पॉइंट कुछ हो गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 था, तो 0। तो आंसर क्या हो गया, देखिए तो फर्स्ट का हो गया आपका थर्ड, फर्स्ट का थर्ड दोनों में है, सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट दोनों में है, थर्ड का इसी में आ जाएगा, निकेल का 2.84, फोर्थ, तो सेकेंड ऑप्शन। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, कितना आसान था। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, ये 24 जनवरी को पूछा था। अब आगे 28 जनवरी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लिखेंगे, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इस क्वेश्चन का आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डाल दिए क्योंकि इसमें भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। Which of the following is are not correct with respect to energy of atomic orbital of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का अगर हम लोग एनर्जी का बात करेंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा स्पेसीज जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, He+, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन Li2+, ठीक है, Be3+। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर बात करते हैं, तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है एन के वैल्यू पे। एन वैल्यू मतलब सेल के वैल्यू पर डिपेंड करेगा एनर्जी। कहने का मतलब, अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है 1s,
उसके बाद लिखा है 2s, उसके बाद लिखा है 2p, उसके बाद लिखा है 3s, उसके बाद लिखा है 3p, उसी तरह 3d। तो अगर n का वैल्यू सेम है, देखिए इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इस तरह से। बट अगर n का वैल्यू सेम है तो एनर्जी का वैल्यू सेम होगा। देखिए n का वैल्यू चेंज हुआ तो एनर्जी बढ़ गया। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसका n का वैल्यू 1 है, इसमें n का वैल्यू 2 है, इसमें n का वैल्यू 2 है। तो दोनों में n का वैल्यू 2 था, इसीलिए दोनों का एनर्जी बराबर था। इसमें भी देखिए n का वैल्यू इसका 3 है, और इसमें भी n का वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब 3 है। तो n का वैल्यू अगर सेम है तो एनर्जी सेम होगा। कहने का मतलब अगर बात करेंगे 2s का एनर्जी 2p के बराबर होगा, ये जो कि आपको पता है नहीं होता है। हम लोग n प्लस एल से एनर्जी को निकालते हैं, n प्लस एल वैल्यू से एनर्जी को निकालते हैं। लेकिन अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो अगर आप बात करेंगे 3s का एनर्जी बराबर होगा 3p से, और 3p का एनर्जी बराबर होगा 3d से। कोई डिफरेंस नहीं आएगा एनर्जी में, कोई डिफरेंस नहीं आएगा एनर्जी में। किसके लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा बोल रहा है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या मतलब हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा। तो ये एनर्जी का ऑर्डर बोल रहा है, 1s 2p 3d 4s, 1s 2p 3d 4s। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा नॉर्मल ऑर्डर है, ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर जो चलता है वो है। यहाँ पर देखिए 1s लिखा है, 2s और 2p का बराबर होगा, 3s 3p का बराबर होगा, ये तो सही है, ये तो सही है। अगला देखते हैं। अच्छा बताइए तो 4s और 3d में किसका एनर्जी बराबर होगा, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा। 4s और 3d में अगर n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे तो इसका ज्यादा आ जाएगा 3d का। लेकिन n प्लस एल वैल्यू देखना है, नहीं देखना है। इस बार हमको n का वैल्यू बस देखना है। n का वैल्यू यहाँ पर 4, n का वैल्यू यहाँ पर 3, तो n का वैल्यू 4 वाले का ज्यादा एनर्जी होगा, तो फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। 3d का एनर्जी कम, 4s का एनर्जी ज्यादा, 3d का एनर्जी कम, 4s का एनर्जी ज्यादा, मतलब आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अरे मैंने क्या बोला आपको समझ में आया। मैंने आपको बोला आपको बताना है एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, आपको एनर्जी बताना है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिस्टम में क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में क्या होता है, एनर्जी सिर्फ एन के वैल्यू पे डिपेंड करता है। एल का वैल्यू आपको नहीं देखना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको नहीं देखना है। एन का वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एन का वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। तो आप बताइए 4s में 4 है एन का वैल्यू, और 3d में 3 है एन का वैल्यू, तो 4 ज्यादा होगा ना, 4 ज्यादा है ना, एल का वैल्यू नहीं देखना है। इसीलिए ये वाला जो है करेक्ट होगा, ये वाला जो है करेक्ट होगा, 4s का एनर्जी ज्यादा होगा। और n का वैल्यू अगर सेम है, n का वैल्यू सेम है, n का वैल्यू 3p के लिए भी 3 और 3s के लिए भी 3, 2p के लिए भी 2 और 2s के लिए भी 2, तो n का वैल्यू सेम तो एनर्जी सेम, इसीलिए 3s 3p 3d तीनों का एनर्जी सेम होता है। क्यों, अरे हमेशा होगा नहीं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। नाइट्रोजन के लिए फिर लिखेंगे तो नहीं होगा, यही ऑर्डर होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से उठाया गया है। According to the law of octaves, the elements were arranged in increasing order of atomic number। नहीं, एटॉमिक नंबर में तो मोसले ने किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाद बाकी जितना भी क्लासिफिकेशन था, प्रॉट्स हाइपोथेसिस ले लीजिए, लैब, उसके बाद आप लोदर मेयर कर्व ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए ऑक्टेव्स, मतलब न्यू न्यू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, उसके बाद आप ले लीजिए डोवेनियर ट्रेड्स, सारा एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। इन्होंने क्या किया था, म्यूजिकल नोट्स पे एलिमेंट को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। म्यूजिकल नोट्स पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स देखिए ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस पे क्या किया था उन्होंने, एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के आधार पे, एटॉमिक मास के आधार पे, नंबर के नहीं। एटॉमिक नंबर के आधार पे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये तो बेसिक है एकदम। अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या है, मेयर, मेयर मतलब लॉदर मेयर के बारे में बात कर रहा है। लोदर मेयर जिसने कर्व बनाया था। मेयर ऑब्जर्व अ पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। नहीं, एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास, अरे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम पे उन्होंने ग्राफ बनाया था। एटॉमिक वॉल्यूम, फिर से बना देते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में उन्होंने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। एटॉमिक नंबर तो था ही नहीं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। एटॉमिक नंबर का तो कोई सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। देखिए यहां पर था इसका एटॉमिक मास और यहां पर था वॉल्यूम,
एटम का वॉल्यूम। तो इस तरह से उनको ग्राफ मिला था कुछ। उन्होंने बोला बोला था कि सिमिलर जो पोजीशन ऑक्युपाई करेगा एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। जैसे यहाँ पर पीक पर आपको अल्काली मेटल दिखेगा, पीक पर आपको अल्काली मेटल दिखेगा। तो ग्राफ इनका जो था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पे था। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ था। यहाँ पर एटॉमिक नंबर का कोई सेंस नहीं बनता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पर था ही नहीं। एटॉमिक नंबर नहीं था। एटॉमिक नंबर आपका नहीं था। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं था। तो बोथ बोथ स्टेटमेंट आपका गलत है। बोथ स्टेटमेंट आपका जो है वो रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये भी एटॉमिक मास पे ही, एटॉमिक मास पे ही था, एटॉमिक नंबर पे नहीं था। एटॉमिक नंबर पे तो बस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जनवरी शिफ्ट 1। क्वेश्चन क्या बोला है कि एलिमेंट ई हैज एन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना। कोई एलिमेंट ई है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है 374 किलो जूल पर मोल, और ये रिएक्ट कर रहा है। और ये रिएक्ट कर रहा है किससे? ए से रिएक्ट कर रहा है, बी से रिएक्ट कर रहा है, सी से रिएक्ट कर रहा है, डी से, और चारों से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, चारों से बॉन्ड बना रहा है, और सबका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है। मतलब ई ए बन रहा है, ई बी बन रहा है, ई सी बन रहा है, और ई डी बन रहा है। ठीक है, ई डी बन रहा है। और ई जो है, ई जो है कोई मतलब मेटल है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है। तो देखिए ई तो सब में फिक्स है, ई तो सब में फिक्स है। निकालने के लिए क्या पूछा है? निकालने के लिए आपको बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट्स ई ए ई बी ई सी एंड ई डी इन टर्म्स ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अच्छा आयनिक कैरेक्टर पूछा है, आयनिक कैरेक्टर पूछा है। तो आयनिक कैरेक्टर कब होता है? आयनिक कैरेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? एक मिनट मुझे, आयनिक कैरेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए ई ए, ई बी, ई सी, ई डी। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए कोई भी कंपाउंड ज्यादा आयनिक कब होगा? जब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी ज्यादा निकलेगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो तो। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डेल्टा एच ई जी है, डेल्टा एच ई जी, उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होना चाहिए। एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ज्यादा रिलीज होना चाहिए, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। या बोल सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का तो कोई बात ही नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का तो कोई बात ही नहीं है। सब में ई देखिए सेम है, इसमें भी ई सेम है, इसमें भी ई सेम है, इसमें भी ई सेम है। तो सबके लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी सेम है। अब डिपेंड करेगा ए बी सी डी के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के वैल्यू पे। एबीसीडी के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वैल्यू में। तो इलेक्ट्रॉन गेन होने पे एनर्जी कब ज्यादा रिलीज हो रहा है? यहाँ पर 349, 328। अच्छा ये सेकेंड वाला, तो ईबी क्या होगा? मोस्ट आयोनिक होगा। ईबी क्या होगा? ये मोस्ट आयोनिक होगा, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है। बी का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है। तो एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो ईबी होगा सबसे ज्यादा। ईबी तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ईबी के बाद ई ए, हाँ यस 328, उसके बाद 325, उसके बाद 295, उसके बाद ईसी, और उसके बाद ईडी। 295 सबसे कम, ईडी वाला। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आयनिक कैरेक्टर आपको बताना था। इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी दे दिया था और मेटल को फिक्स कर दिया था। मान लेते हैं नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में ओवरऑल एनर्जी रिलीज ही होता है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद, तो ये रिलीज एनर्जी का ज्यादा इंपॉर्टेंस रह जाएगा वहां पे। और आयरस एनर्जी तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि ई तो सब में कॉमन है। ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोगों को? अरे इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा था, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा था। ठीक है, इसीलिए दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, सिंपल। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा है द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। अभी ये क्वेश्चन करवाए हैं, अभी क्वेश्चन करवाए हैं। बोले थे कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, फोर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए जो हमारा आयनिक रेडिया होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, मतलब एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा उतना एटॉमिक रेडियस कम या आयनिक रेडियस कम। तो देखिए सही है, एकदम ऑर्डर सही है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 12 और सारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसीलिए एटॉमिक नंबर कम तो आयनिक रेडियस ज्यादा। आयनिक रेडियस ज्यादा, देखिए आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये सही है। अगला बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हैलोजन। हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है? तो आपको पता है क्लोरीन का ज्यादा होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रॉपर्टी जो एटॉमिक रेडियस है आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बाकी सब डिक्रीज करता है। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट क्लोरीन का है ड्यू टू फ्लोरीन का बहुत ही छोटा साइज होता है, जिसके कारण से ह्यूज रिपल्सन होता है। फ्लोरीन का बहुत ही छोटा साइज होता है। फ्लोरीन का बहुत ही छोटा साइज होता है, जिसके कारण से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा रिपल्सन फेस करता है। इसका छोटा साइज होने के कारण से स्मॉल साइज होने के कारण से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा रिपल्सन फेस करता है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट बच्चा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। पहला तो सिंपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए आयनिक रेडियस पूछेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड बढ़ेगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियस कम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सबके लिए नहीं। और ये हमारा होता है, ये तो ट्रेंड आपको याद रखना ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो आपको ट्रेंड याद रखना ही है। क्लोरीन, देखिए बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात करेंगे तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है पूरा पीरियोडिक टेबल में। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बात करेंगे तो क्लोरीन सबसे ज्यादा है। क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसी का नहीं है। क्लोरीन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, फ्लोरीन से भी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन जो है जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था। इतना ही क्वेश्चन आपका जो है जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था। और एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, थैंक यू, अभी तक आप बने हैं और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरह बने रहिए। और पीरियोडिक टेबल का मैं आपको 21, 22, 23, 24 का भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन के हेल्प से कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। और टारगेट क्या है, अप्रैल में आपका जो है बढ़िया नंबर आना चाहिए 2025। अप्रैल में आप जो है अच्छा परसेंटाइल लाइए। ठीक है, क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट का सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए।